नमस्कार। आज हम ऑल्डस हक्सली के एसे इंडिविजुअल्स एंड मासेस को हिंदी में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स अर्थात व्यक्ति एंड मासेस अर्थात भीड़। तो इसमें एक कंपैरिजन की गई है, एक तुलना की गई है व्यक्ति और भीड़ दोनों के बीच में। अ मैन और वुमन मेक्स direct contact with society in two ways. A man और woman, एक पुरुष या महिला, makes direct contact, सीधा संबंध रखते हैं with society, समाज के साथ, in two ways, दो तरीके से। As a member of some familial, professional or religious group. As a member, एक सदस्य के रूप में, of some familial, एक पारिवारिक, प्रोफेशनल, व्यावसायिक और रिलीजियस या धार्मिक ग्रुप समूह, यानी एक पारिवारिक, व्यावसायिक या धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में, और एज अ मेंबर ऑफ अ क्राउड, या एक भीड़ के सदस्य के रूप में। समाज के साथ हमारे दो संबंध होते हैं, दो तरीके के संबंध होते हैं। या तो हम किसी परिवार के, व्यवसाय के या धार्मिक समूह के सदस्य होते हैं, या हम एक भीड़ के सदस्य होते हैं। ग्रुप्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग as moral and intelligent as the individuals who form them. Groups, समूह, समुदाय, are capable, सक्षम होते हैं, of being, होने में, as moral and intelligent, इतने नैतिक और बौद्धिक, as the individuals, जितने कि वो व्यक्ति होते हैं, who form them, जो उनको बनाते हैं। ग्रुप व्यक्तियों से बनते हैं, तो ग्रुप उतना ही नैतिक होगा, उतना ही इंटेलिजेंट होगा, उतना ही समझदार होगा जितने कि वो व्यक्ति होंगे जो उस ग्रुप को बनाते हैं, जो उस समूह को बनाते हैं। अ क्राउड इज कैओटिक, लेकिन जो भीड़ होती है वो कैओटिक होती है। कैओटिक मीन्स कंफ्यूजिंग, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित। हैज़ नो पर्पस ऑफ इट्स ओन, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। भीड़ का ना तो भीड़ की कोई व्यवस्था होती है, वो कैओटिक होती है, अव्यवस्थित होती है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। हैज़ नो पर्पस ऑफ इट्स ओन, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। एंड इज कैपेबल ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट इंटेलिजेंट एक्शन एंड रियलिस्टिक थिंकिंग। एंड इज कैपेबल ऑफ एनीथिंग, जो भीड़ है वो कुछ भी करने में सक्षम है, एक्सेप्ट, सिवाय, इंटेलिजेंट एक्शन, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य, एंड रियलिस्टिक थिंकिंग, और वास्तविक सोच, यथार्थवादी सोच। एक तो वो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं कर सकती भीड़, और दूसरा वो यथार्थ को नहीं सोच सकती। असेंबल्ड इन अ क्राउड, भीड़ में इकट्ठा होकर, पीपल लूज देयर पावर ऑफ रीजनिंग, पीपल लूज, लोग खो देते हैं, भीड़ में इकट्ठा होकर लोग खो देते हैं। क्या खो देते हैं? देयर पावर ऑफ रीजनिंग, अपनी तार्किक शक्तियां, देयर पावर्स ऑफ रीजनिंग, एंड देयर कैपेसिटी फॉर मॉरल चॉइस, और अपनी कैपेसिटी, क्षमता, फॉर मॉरल चॉइस, नैतिक चुनाव की। ये दोनों क्षमताएं वो खो देते हैं जब वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। Their suggestibility is increased to the point where they cease to have any judgment or will of their own. Their suggestibility, suggestion सुझाव होता है, suggest means सुझाव देना होता है, suggestibility उनको सुझाव दिए जाने की क्षमता, वो बढ़ जाती है, इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाती है, टू द पॉइंट, उस बिंदु तक, वेयर, जहां,
they cease to have any judgment. they cease means होता है रुकना, to have any judgment or will of their own. वो अपना कोई जजमेंट यानी अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते, और विल उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। यानी जब व्यक्ति भीड़ में इकट्ठा होते हैं तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता और उनकी विल पावर, जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। सीज माने समाप्त होना, रुकना। दे बिकम वेरी एक्साइटेबल। जब व्यक्ति भीड़ में इकट्ठा होते हैं तो बहुत एक्साइटेबल हो जाते हैं, यानी उनको उत्तेजित किया जा सकता है। दे लूज ऑल सेंस ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। दे लूज वो खो देते हैं, ऑल सेंस ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा सेंस, इंडिविजुअल व्यक्तिगत और कलेक्टिव या फिर सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। तो वो व्यक्तिगत या सामूहिक जिम्मेदारी का भाव खो देते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू सडन एक्सेसेस ऑफ रेज, एंथुजियाज्म एंड पैनिक। दे आर सब्जेक्ट टू यानी उन पर हावी हो जाते हैं, वो शिकार हो जाते हैं। किसके? सडन एक्सेसेस ऑफ रेज, एंथुजियाज्म एंड पैनिक। सडन मीन्स अचानक, एक्सेसेस अति, अति क्रोध, एंथुजियाज्म अति उत्साह, एंड पैनिक, पैनिक घबराहट। तो उनके अंदर से रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग खत्म हो जाती है, और जो फीलिंग्स उनमें भर जाती हैं वो है रेज, क्रोध का भाव, एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साह का भाव, एंड पैनिक और घबराहट। इन अ वर्ड, यदि एक शब्द में कहें, संक्षेप में अगर कहें, अ मैन इन अ क्राउड, एक व्यक्ति भीड़ में, बिहेव्स व्यवहार करता है, एज दो जैसे कि, ही हैड स्वेलोड उसने खा लिया हो, उसने निगल लिया हो, अ लार्ज डोज एक बहुत बड़ी खुराक, बहुत बड़ी मात्रा, ऑफ सम पावरफुल इंटॉक्सिकेंट किसी बहुत शक्तिशाली नशे की। ऐसा व्यवहार करता है व्यक्ति भीड़ में जैसे उसने कोई बहुत शक्तिशाली नशा कर रखा हो, बहुत बड़ी डोज ले ली हो किसी शक्तिशाली नशे की। He is a victim of what I have called herd poisoning. He is a victim, वो शिकार हो जाता है। किसका? Of what I have called herd poisoning, जिसे मैं सामूहिक विषपान कहता हूँ। उसने एक ये नया टर्म दिया है ऑल्डस हक्सले ने, हर्ड पॉइजनिंग, सामूहिक विषपान। जैसे कि भीड़ ने मिलकर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर विषपान कर लिया हो, जहर खा लिया हो, तो ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की। लाइक अल्कोहल, अल्कोहल की तरह, मदिरा की तरह, हर्ड पॉइजन इज एन एक्टिव एक्स्ट्रावेगेंट ड्रग। हर्ड पॉइजन सामूहिक विषपान, सामूहिक विष, इज एन एक्टिव एंड एक्स्ट्रावेगेंट ड्रग, एक एक्टिव मीन्स क्रियाशील, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज़्यादा असर करने वाली, बहुत ज़्यादा असरदायक, ड्रग मीन्स दवा है, नशा है। द क्राउड इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल एस्केप्स फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। द क्राउड इंटॉक्सिकेटेड, भीड़ का नशा किया हुआ व्यक्ति, द क्राउड इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल, भीड़ का नशा किया हुआ व्यक्ति, एस्केप्स बचता है, फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता से, एंड मॉरलिटी नैतिकता से,
और बचकर किधर जाता है? into a kind of frantic animal mindlessness, एक प्रकार की फ्रेंटिक मीन्स पागलपन, एनिमल पाशविक जानवरों के जैसा, माइंडलेसनेस बुद्धिहीनता, यानी अच्छी चीज़ों से जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, मॉरलिटी है, इन चीज़ों से दूर व्यक्ति किधर बढ़ जाता है? पागलपन और जानवरों जैसी बुद्धिहीनता की ओर। रीडिंग इज अ प्राइवेट नॉट अ कलेक्टिव एक्टिविटी। रीडिंग यानी कि पढ़ना इज अ प्राइवेट, एक व्यक्तिगत एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, नॉट अ कलेक्टिव, न कि सामूहिक। यानी व्यक्ति जब पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, समूह में ये अलग बात है कि आप क्लास में जब पढ़ते हैं तो समूह में पढ़ते हैं, लेकिन जनरली व्यक्ति जब पढ़ता है, कोई पुस्तक पढ़ता है, अकेला पढ़ता है, समूह में नहीं पढ़ता। द राइटर स्पीक्स ओनली टू इंडिविजुअल्स। राइटर लेखक, किसी भी पुस्तक का लिखने वाला लेखक स्पीक्स बात करता है ओनली टू इंडिविजुअल्स, केवल व्यक्तियों से। सिटिंग बाय देमसेल्व्स, जो कि अकेले बैठे हुए होते हैं, इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल सोबराइटी, एक सामान्य शांति की अवस्था में। सामान्यतः व्यक्ति एकांत में बैठ के अकेले में शांति से अध्ययन करता है, तो जो लेखक बात करता है वो एक सामान्य व्यक्ति से बात करता है और व्यक्तिगत रूप से बात करता है। द ऑरेटर स्पीक्स टू मासेस ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन इसके विपरीत जो ऑरेटर है, ऑरेटर मीन्स वक्ता, भाषण देने वाला व्यक्ति, स्पीक्स टू मासेस ऑफ इंडिविजुअल्स, वो भीड़ से, मासेस ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्तियों की भीड़ से बात करता है। ऑलरेडी वेल प्राइम्ड विद हर्ड पॉइजन, और वो भीड़ जो पहले ही नशा कर चुकी है भीड़ वाले जहर का, भीड़ के जहर का नशा कर चुकी व्यक्तियों की भीड़ से वक्ता बात करता है। भीड़ में एक नशा होता है और उस भीड़ से ऑरेटर बात करता है, वक्ता। दे आर एट हिज मर्सी, जिन्होंने जहर पी रखा हो, जिन्होंने नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति, दे आर एट हिज मर्सी, वो उसकी दया पर निर्भर होते हैं। यानी भीड़ में शामिल व्यक्ति ऑरेटर की दया पर निर्भर होते हैं। दे आर एट हिज मर्सी एंड इफ ही नोज हिज बिजनेस, और अगर उसको अपना बिजनेस, अपना कार्य अच्छे से आता है, ही कैन डू वॉट ही लाइक्स विद दैम, तो वो उनके साथ वो कर सकता है जो वो चाहे। भीड़ क्योंकि नशा किए हुए है, उसका अपना विवेक तो काम करता नहीं, तो वक्ता यदि अपनी कला को अच्छे से जानता है तो वो उस भीड़ के साथ वो कर सकता है जो वो चाहे। Unlike the masses, intellectuals have a taste for rationality and an interest in facts. Unlike the masses, like means like the masses, भीड़ की तरह, unlike the masses, भीड़ के विपरीत। Intellectuals, intellectuals बौद्धिक व्यक्ति, have a taste, टेस्ट मतलब उनको पसंद होता है, हैव ए टेस्ट फॉर मतलब उनको पसंद होता है। जो बौद्धिक व्यक्ति हैं उनको पसंद होता है, क्या पसंद होता है? रैशनलिटी, तार्किकता, लॉजिकलिटी, लॉजिक उनको पसंद होता है, तर्क पसंद होता है। एंड एन इंटरेस्ट इन फैक्ट्स, और क्या उनको पसंद होता है? उनकी रुचि किस में होती है? एन इंटरेस्ट इन फैक्ट्स, उनकी रुचि होती है तथ्यों में। वो फालतू की बातें, बेसलेस बातों में विश्वास नहीं करते, उनको
तर्क चाहिए होता है और उनको फैक्ट चाहिए होते हैं, तथ्य चाहिए होते हैं। Their critical habit of mind makes them resistant to the kind of propaganda that works so well on the majority. Their critical habit of mind, उनकी critical आलोचनात्मक, habit आदत of mind मस्तिष्क की, उनके मस्तिष्क की आलोचनात्मक आदत makes them उनको बना देती है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट प्रतिरोधी, जिन पर जल्दी असर नहीं होता। रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आप उस डिसीज़ के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि उनको एक कोई वैक्सीन लगी हुई हो तो वो भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। देयर क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड मेक्स देम रेजिस्टेंट, उनका जो आलोचनात्मक बेंट ऑफ माइंड है, उनकी हैबिट ऑफ माइंड है, वो उनको प्रतिरोधी बना देती है। किस चीज़ का? टू द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, उस दुष्प्रचार के। प्रोपेगेंडा हालांकि प्रचार है लेकिन ज़्यादातर इसमें दुष्प्रचार होता है, तो उस प्रचार या आप कहिए दुष्प्रचार के प्रति प्रतिरोधक बना देती है। दैट वर्क्स सो वेल ऑन द मेजॉरिटी, जो प्रचार प्रसार मेजॉरिटी पर अच्छे से काम करता है। वर्क्स सो वेल, अच्छे से काम करता है ऑन द मेजॉरिटी, भीड़ पर। जो प्रोपेगेंडा, जो प्रचार प्रसार या आप कहिए दुष्प्रचार भीड़ पर अच्छे से काम करता है, वो इंटेलेक्चुअल्स पर काम नहीं करता। इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल, बौद्धिक लोग उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं हु डिमांड एविडेंस, हु डिमांड जो चाहते हैं, एविडेंस प्रमाण, एंड आर शॉक्ड बाय लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज। हु डिमांड एविडेंस, जो प्रमाण चाहते हैं, एंड आर शॉक्ड, और उनको शौक लगता है, उनको बुरा लगता है, उनको झटका लगता है किस चीज़ से? बाय लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज, तार्किक इनकंसिस्टेंसीज, विसंगतियाँ, तार्किक विसंगतियों से, एंड फैलेसीज, और गलतियों से। जो ऑरेटर्स की गलतियाँ होती हैं, जो तार्किक विसंगतियाँ होती हैं, उनसे इंटेलेक्चुअल्स को धक्का लगता है, इंटेलेक्चुअल्स उनको स्वीकार नहीं कर पाते। They regard oversimplification as the original sin of the mind. They regard, वो मानते हैं, कौन मानते हैं? Intellectuals. They regard, वो मानते हैं oversimplification. Oversimplification, ज़रूरत से ज़्यादा सामान्यीकरण। सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं, हम जो जनरल बातें कह देते हैं, जैसे कि एक आम धारणा है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। सभी महिलाएं तो कमज़ोर नहीं होती। या फिर ये भी सिंप्लीफिकेशन है कि पुरुष शक्तिशाली होते हैं तो सभी पुरुष भी शक्तिशाली नहीं होते। तो इसको कहा जाता है ओवर सिंप्लीफिकेशन, जब आप जनरलाइजेशन कर देते हैं, किसी भी चीज़ का सामान्यीकरण कर देते हैं। तो ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इसको इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं एज द ओरिजिनल सिन ऑफ द माइंड, दिमाग का मौलिक पाप, दिमाग के द्वारा किया गया मौलिक पाप क्या है? ओवर सिंप्लीफिकेशन, जब आप चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, सभी को एक ही लाठी से हाँक देते हैं, वो जनरलाइजेशन होता है। एंड हैव नो यूज फॉर द स्लोगन्स, और जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको स्लोगन्स से कुछ लेना देना नहीं होता। नारे लगाते हैं ना, जो ऑरेटर्स होते हैं, जो वक्ता लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो स्लोगन्स, नारे लगाते हैं। तो या जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो स्लोगन्स देते हैं, नारे देते हैं। तो उन नारों का कोई असर नहीं होता। दे एंड हैव नो यूज़ फॉर स्लोगन्स,
इंटेलेक्चुअल लोगों पर, बौद्धिक लोगों पर उन नारों का, स्लोगन्स का कोई असर नहीं होता। द अनक्वालिफाइड एजर्शंस, और किस चीज़ का असर नहीं होता? अनक्वालिफाइड एजर्शंस। एजर्शन होते हैं कथन, स्टेटमेंट्स, वक्तव्य। अनक्वालिफाइड, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो ऐसे वक्तव्यों का, ऐसे स्टेटमेंट्स का, ऐसे कथनों का इंटेलेक्चुअल्स पर कोई प्रभाव नहीं होता। एंड स्वीपिंग जनरलाइजेशन, स्वीपिंग मतलब वही एक ही डंडे से हाँकना, तो स्वीपिंग जनरलाइजेशन, जो जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, तो एक ही तरीके से किए गए सामान्यीकरण का भी इंटेलेक्चुअल्स पर कोई असर नहीं होता। विच आर द प्रोपेगेंडिस्ट स्टॉक इन ट्रेड, और ये ही सारी चीज़ें, ओवर सिंप्लीफिकेशन, स्लोगन, अनक्वालिफाइड एजर्शन और स्वीपिंग जनरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडिस्ट के स्टॉक इन ट्रेड, उसके यही तो हथियार होते हैं, उसका यही तो ट्रेजर होता है, उसका यही तो कलेक्शन होता है। प्रोपेगेंडिस्ट, जिसे अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, अपनी कोई बात का प्रचार प्रसार करना है, अपने मत का प्रचार प्रसार करना है, तो उसका तो स्टॉक इन ट्रेड यही होता है, उसका खजाना यही होता है। और ये खजाना, ये हथियार उसके कोई असर नहीं करते किनके ऊपर? इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर। फिलॉसफी टीचेस अस, दर्शन हमें सिखाता है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, टीचेस अस हमें सिखाता है, टू फील अनसर्टेन, कि हम अनिश्चित महसूस करें, अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, दैट सीम टू अस सेल्फ एविडेंट, जो हमें स्वयं सिद्ध दिखाई देती हैं। स्वयं सिद्ध दिखाई देती हैं, जैसे कि मनुष्य है, सामने हमें दिखाई देता है, रिश्ते हैं, सामने हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो फिलॉसफी है वो कहती है मनुष्य है कि नहीं है, रिश्ते हैं कि नहीं हैं, जीवन है नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो स्वयं सिद्ध हैं, सेल्फ एविडेंट हैं, हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं, उन चीज़ों पर भी उनके बारे में भी अनसर्टेन होना, यानी उन पर भी शंका करना हमें कौन सिखाता है? फिलॉसफी। फिलॉसफी हमें उन चीज़ों पर भी शंका करना सिखाती है जो स्वयं सिद्ध हैं, सेल्फ एविडेंट हैं, सामने स्वप्रमाणित हैं, उन पर भी शंका करना हमें दर्शन शास्त्र सिखाता है। प्रोपेगेंडा ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा प्रचार, दुष्प्रचार, टीचेस सिखाता है, us to accept as self evident, प्रोपेगेंडा हमें क्या सिखाता है? टू एक्सेप्ट एज सेल्फ एविडेंट मैटर्स अबाउट विच इट वुड बी रीजनेबल टू सस्पेंड आवर जजमेंट और टू फील डाउट। प्रोपेगेंडा हमें सिखाता है कि हम स्वयं सिद्ध माने उन चीज़ों को, उन मामलों को स्वयं सिद्ध माने, विच इट वुड बी रीजनेबल, जिनके बारे में तर्क संगत ये होगा, टू सस्पेंड आवर जजमेंट, कि हम अपना निर्णय सस्पेंड रखें, रोक कर रखें, और टू फील डाउट, या फिर हम उन पर संदेह करें। तो एक दूसरे के उलट हो गए फिलॉसफी और प्रोपेगेंडा। फिलॉसफी हमें उन चीज़ों पर शक करना सिखाती है जिनमें शक की गुंजाइश नहीं है, और प्रोपेगेंडा हमें उन चीज़ों पर यकीन करना को कहता है जिनमें कि हमें शक करना चाहिए, जिनमें शक की गुंजाइश है। all his statements are made without qualification. all his statements, उसके सारे कथन आर मेड विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी गुण के कहे जाते हैं। यानी प्रोपेगेंडिस्ट के जितने भी वक्तव्य होते हैं वो बिना किसी प्रमाण के होते हैं।
देयर आर नो ग्रेज इन हिज पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। उसने दुनिया की जो तस्वीर बनाई होती है, वो दुनिया की जो तस्वीर पेश करता है हमारे सामने, उसमें ग्रे शेड नहीं होता। ग्रे शेड भूरा रंग। एवरीथिंग इज एदर डायबोलिकली ब्लैक और सेलेस्टियली वाइट। उसकी तस्वीर में या तो एकदम काला होता है, डायबोलिकली ब्लैक एकदम काला, और सेलेस्टियली वाइट या फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है। यानी ये जो कलर्स हैं ये सिंबॉलिकल हैं। देखिए, ग्रे कलर ब्लैक और वाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें थोड़ा ब्लैक और थोड़ा वाइट शामिल होता है। ब्लैक डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, वाइट वाइट है ही। तो जो वाइट है वो तो यानी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रे जो शेड है वो एडजस्टमेंट है। यानी कि जो प्रोपेगेंडिस्ट की तस्वीर है उसमें ग्रे शेड नहीं होता। जो ग्रे शेड है तो हम एडजस्ट करते हैं, दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसकी तस्वीर में ग्रे शेड के लिए कोई जगह ही नहीं होती। उसके यहाँ या तो काला होता है या सफ़ेद होता है। काला यानी कि नेगेटिव, दूसरे लोग काले हैं यानी दूसरों की चीज़ें नेगेटिव हैं, गलत हैं, बुरी हैं, और उसकी खुद की चीज़ें, उसका खुद का मत सफ़ेद है यानी पॉजिटिव है, वो सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ये होता है प्रोपेगेंडिस्ट, जो कि ग्रे शेड उसके पास है ही नहीं, एडजस्टमेंट के लिए उसके पास कोई स्थान ही नहीं है। He must never admit that he might be wrong. वो कभी ये स्वीकार कर ही नहीं सकता। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। He must never admit, वो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता that he might be wrong, कि वो गलत भी हो सकता है, और that people with a different point of view might be even partially right, और people with a different point of view, या फिर भिन्न मत वाले लोग जो उससे भिन्न मत रखते हैं, माइट बी इवन पार्शियली राइट, वो कभी थोड़े से भी सही हो सकते हैं। यानी वो अपनी गलती कभी नहीं मान सकता और दूसरे को सही कभी नहीं मान सकता। प्रोपेगेंडिस्ट ये मानकर चलता है कि मैं सही हूँ और केवल मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। Opponents should not be argued with. Opponents means विरोधी। उसका मानना ये होता है कि विरोधियों के साथ आर्ग्यू, तर्क नहीं किया जाना चाहिए। जो भी उसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ तर्क नहीं किया जाना चाहिए। They should be attacked. विरोधियों के ऊपर आक्रमण किया जाना चाहिए। Shouted down. उनको चिल्लाकर चुप कराया जाना चाहिए, डांट कर चुप कराया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी नहीं जानी चाहिए। और इफ दे बिकम टू मच ऑफ अ न्यूइसेंस, और इसके बाद भी अगर वो ना सुने और कोई परेशानी खड़ी करें तो लिक्विडेटेड, तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडिस्ट का आइडिया होता है, एक प्रोपेगेंडिस्ट का ओपिनियन होता है। वर्च्यू एंड इंटेलिजेंस बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स एज इंडिविजुअल्स फ्रीली एसोसिएटिंग विद अदर इंडिविजुअल्स इन स्मॉल ग्रुप्स। वर्च्यू गुण, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता, बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स के इंसानों के पास होते हैं एज इंडिविजुअल्स, जब वो इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, फ्रीली एसोसिएटिंग विद अदर इंडिविजुअल्स, जो मुक्त रूप से जुड़े होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों में। सो डू सिन एंड स्टुपिडिटी, इसी तरीके से उनके पाप और उनकी
मूर्खताएं होती हैं। But the subhuman mindlessness to which the demagogue makes his appeal, लेकिन the subhuman अमानवीय, mindlessness बुद्धिहीनता, to which जिसके प्रति द डेमेगॉग वही वक्ता है, प्रचारक है, आप प्रोपेगेंडिस्ट भी कह सकते हैं, ऑरेटर जो भाषण देने वाला व्यक्ति है, मेक्स हिज अपील यानी अपने आप को जोड़ता है, अपनी अपील करता है। वो किसके प्रति अपील करता है, किसके साथ खुद को जोड़ता है? सब ह्यूमन माइंडलेसनेस, अमानवीय बुद्धिहीनता। और किसके साथ जोड़ता है? द मॉरल इम्बेसिलिटी, नैतिक इम्बेसिलिटी कमजोरी, ऑन विच ही रिलाइज, जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, व्हेन ही गोड्स हिज विक्टिम्स इनटू एक्शन। व्हेन ही गोड्स, जब वो हाँकता है, जब वो ले जाता है, हिज विक्टिम्स, अपने शिकार को। उसका शिकार कौन है? वो भीड़ जिसको वो संबोधित कर रहा है, जिसको वो भाषण दे रहा है, वही उसका विक्टिम है, उसका शिकार है। इनटू एक्शन, सक्रिय होने के लिए, कार्य करने के लिए जब वो उनको हाँकता है, जब वो उनको एनकरेज करता है, आगे बढ़ाता है, तो वो किस पर भरोसा करता है? मॉरल इम्बेसिलिटी, उनकी नैतिक कमजोरी पर। आर कैरेक्टरिस्टिक नॉट ऑफ मैन एंड वेमेन एज इंडिविजुअल्स। तो ये जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो गुण हैं, ये जो मॉरल इम्बेसिलिटी है, नैतिक कमजोरी है, या फिर सब ह्यूमन माइंडलेसनेस है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉट ऑफ मैन एंड विमेन एज इंडिविजुअल्स, वो महिला और पुरुषों की नहीं होती हैं जब वो इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो व्यक्ति होते हैं, बट ऑफ मैन एंड विमेन इन मासेस। बल्कि ये जो नैतिक कमजोरी है, ये जो अमानवीय बुद्धिहीनता है, वो किसका गुण है? और बट ऑफ मैन एंड विमेन इन मासेस, जब महिला और पुरुष भीड़ में होते हैं। आप किसी अकेले व्यक्ति से कहिए कि वो जाकर सरकारी बस में आग लगा दे, वो नहीं लगाएगा। लेकिन जब वो भीड़ का हिस्सा होता है तो वो सरकारी बस में आग लगा देता है, वो रेल की पटरियां उखाड़ देता है, वो लोगों को जिंदा भी जला देता है, लोगों के घरों में भी आग लगा देता है, जब वो भीड़ का हिस्सा होता है, जब उसे भड़का दिया जाता है। अकेला व्यक्ति जब वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त काम करता है, वो ऐसा नहीं करता। तो यही तात्पर्य है लेखक का कि ये जो मॉरल इम्बेसिलिटी है, नैतिक कमजोरी है, और सब ह्यूमन माइंडलेसनेस है, अमानवीय बुद्धिहीनता है, ये आर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑफ मैन एंड विमेन एज इंडिविजुअल्स। वो व्यक्तियों की गुण नहीं है, बल्कि ऑफ मैन एंड विमेन इन मासेस। व्यक्ति जब भीड़ बन जाता है, मास बन जाता है, या क्राउड बन जाता है, तब उसके अंदर ये कमियां घर करती हैं। माइंडलेसनेस एंड मॉरल इडियोसिटी। माइंडलेसनेस बुद्धिहीनता, मस्तिष्क विहीनता, एंड मॉरल इडियोसिटी नैतिक इडियोसिटी बेवकूफ़ी, आर नॉट कैरेक्टरिस्टिकली ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ये मानवीय गुण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए मीन्स चारित्रिक रूप से, ये चारित्रिक रूप से मनुष्य के गुण नहीं हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, ह्यूमन क्वालिटीज नहीं हैं। दे आर सिम्टम्स ऑफ हर्ड पॉइजनिंग। वो सिम्टम्स लक्षण हैं ऑफ हर्ड पॉइजनिंग, भीड़ के विषपान के, सामूहिक विषपान के लक्षण हैं। अकेला व्यक्ति जब वो इंडिविजुअल होता है, जब वो शांत होता है, तो वो माइंडलेस या फिर मॉरली इडियट नहीं होता। इन
all the world's higher religions, दुनिया के सभी महान धर्मों में, ऊंचे धर्मों में, वैसे तो दुनिया के सभी धर्म महान ही हैं, धर्म तो बुरे नहीं होते, बुरे तो उनके पालन करने वाले होते हैं। तो इन ऑल द वर्ल्ड्स हायर रिलीजन्स, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में, साल्वेशन एंड एनलाइटनमेंट, साल्वेशन मोक्ष, एंड एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट को हिंदी में कैवल्य कहा जाता है, और इस कैवल्य शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के रेफरेंस में प्रयुक्त होता है। एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान का प्रकाश। तो मोक्ष और ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति आप कह दीजिए, कैवल्य शब्द थोड़ा सा कठिन रहता है। तो ज्ञान प्राप्ति आर फॉर इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के लिए हैं, यानी व्यक्ति के उद्देश्य हैं। सब कुछ मतलब दुनिया के कुछ धर्मों में जो व्यक्ति के उद्देश्य बताए गए हैं वो साल्वेशन और एनलाइटनमेंट बताए गए हैं, मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति। द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, इज विद इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, एक मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर है। नॉट विद इन द कलेक्टिव माइंडलेसनेस ऑफ अ क्राउड, ना के भीड़ के सामूहिक मस्तिष्क विहीनता में, यानी भीड़ जो समूह में इकट्ठा होकर माइंडलेसनेस दिखाती है, बुद्धिहीनता दिखाती है, वहाँ स्वर्ग का साम्राज्य नहीं है, बल्कि स्वर्ग का साम्राज्य मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर है। यदि आपने मिल्टन का पढ़ा है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें भी वो कहता है माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड दैट कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ हेवन, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है यही वो जगह है जो स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी देखते हैं। इन एन एज ऑफ एक्सिलरेटिंग ओवर पॉपुलेशन, ऑफ एक्सिलरेटिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन and ever more efficient means of mass communication, how can we preserve the integrity and reassert the value of the human individual? In an age, age युग, एक युग में, एक ऐसे युग में, of accelerating over population, accelerating means बढ़ती हुई, over population जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में, ऑफ एक्सिलरेटिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन, तेजी से बढ़ते हुए संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, तो तेजी से बढ़ते हुए संगठनों के युग में। एंड एवर मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एंड एवर मोर, हमेशा से ज़्यादा, एफिशिएंट मीन्स आप कह सकते हैं एडवांस्ड, विकसित, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, संचार के साधन। इस वक्त जो संचार के साधन हैं वो बहुत एफिशिएंट हो चुके हैं, बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। हम और आप बात कर रहे हैं वो संचार के साधनों से ही बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे युग में जब संचार के साधन इतने विकसित हो चुके हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये जो संगठन हैं वो इतने हो चुके हैं, तो ऐसे युग में हाउ कैन वी प्रिजर्व, हम कैसे सुरक्षित रखें, हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आप कह सकते हैं एकता, एंड रीअसर्ट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल,
एंड रीअसर्ट, रीअसर्ट मीन्स पुनः स्थापित करना। तो हम कैसे रीअसर्ट करें, कैसे पुनः स्थापित करें द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल, एक मनुष्य के एक व्यक्ति की वैल्यू, वैल्यू उसकी मूल्य होता है, तो नैतिक मूल्य व्यक्तियों के कैसे स्थापित करें, व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को कैसे स्थापित करें। दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक ऐसा प्रश्न है दैट कैन स्टिल बी आस्क्ड, जिसको अभी भी पूछा जा सकता है, एंड परहैप्स इफेक्टिवली आंसर्ड, और शायद प्रभावी रूप से इसका उत्तर भी दिया जा सकता है ना। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज के युग में हम पूछ भी सकते हैं और इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी रूप से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। अ जेनरेशन फ्रॉम नाउ, अब से एक जनरेशन बाद, एक पीढ़ी बाद, इट मे बी टू लेट, हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, टू फाइंड एन आंसर, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने में, यानी इस प्रश्न का जवाब ढूंढना हो सकता है मुश्किल हो जाए एक जनरेशन के बाद, एंड परहैप्स इम्पॉसिबल, और शायद असंभव हो जाए, केवल मुश्किल ही ना हो बल्कि असंभव भी हो जाए। इन द स्टिफलिंग कलेक्टिव क्लाइमेट ऑफ दैट फ्यूचर टाइम, इन द स्टिफलिंग, स्टिफल मीन्स किसी का दम घोटना, गला दबाना, तो स्टिफलिंग कलेक्टिव, कलेक्टिव सामूहिक, क्लाइमेट वातावरण, ऑफ दैट फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय में, क्योंकि कलेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अभी इसने बताया कि मास कम्युनिकेशन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो कलेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इन द स्टिफलिंग कलेक्टिव क्लाइमेट ऑफ दैट फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय में जबकि सामूहिक वातावरण होगा और वो स्टिफलिंग होगा, दम घोटने वाला होगा, इवन टू आस्क द क्वेश्चन, तब इस प्रश्न को पूछना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका जवाब पाना तो दूर रहा, इस प्रश्न को पूछना भी एक पीढ़ी के बाद असंभव हो जाएगा। ये वो समय है जब इस प्रश्न को हम पूछ सकते हैं और इसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक पीढ़ी के बाद ये हमारे लिए असंभव होगा। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। धन्यवाद।